नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पंजाब निकाय चुनाव में भाजपा के हाथ लगी मायूसी और हो गया पंजाब में भाजपा का सूपड़ा साफ। और इसी के साथ सनी देओल के क्षेत्र में भी नहीं खुल पाया खाता और किसान आंदोलन में हो गया तगड़ा नुकसान। और दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राकेश टिकैत के बढ़ते प्रभाव से घबराई भाजपा, यूपी में संजीव बालियान समेत जाट नेताओं को मैदान में उतार दिया। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए देश भर में रेल रोक रहे हैं किसान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पंजाब के जो नतीजे आए हैं वो पूरे देश में दोहराएंगे, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पंजाब निकाय चुनाव, बीजेपी के हाथ लगी मायूसी, सनी देओल के क्षेत्र में नहीं खुला खाता। जी हां दोस्तों, पंजाब निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को पंजाब निकाय चुनाव में करारी मात खानी पड़ी है, जबकि कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली है। पंजाब के 8 में से कांग्रेस ने 6 नगर निगम में जबरदस्त जीत हासिल की है। बठिंडा, अबोहर, कपूरथला, होशियारपुर, फतेहगढ़, चूड़िया में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। अकाली दल राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। किसान आंदोलन का सियासी असर रहा कि बीजेपी सांसद सनी देओल के संसदीय क्षेत्र में पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका है। पंजाब निकाय चुनाव में बीजेपी सांसद सनी देओल के लोकसभा क्षेत्र गुरदासपुर में सभी 29 सीटों पर पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जबकि यहां की सभी सीटों पर कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। 1.5 साल पहले सनी देओल ने इस सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को करारी मात दी थी, लेकिन निकाय चुनाव में नतीजे उल्टे आए हैं। बीजेपी की हार से पीछे असल वजह कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की नाराजगी मानी जा रही है। नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा, पंजाब के अबोहर नगर निगम में 50 वार्डों में से 49 वार्डों पर कांग्रेस और सिर्फ एक वार्ड में अकाली दल के उम्मीदवार की जीत मिली है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी खाता नहीं खोल सकी है। वहीं बठिंडा में 50 वार्डों में से 43 पर कांग्रेस के तो 7 वार्डों में अकाली दल के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। बटाला नगर निगम में कांग्रेस के 35, अकाली दल के 6, बीजेपी के 4, आम आदमी के 3 उम्मीदवार जीते, वहीं एक निर्दलीय ने बाजी मारी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत के बढ़ते प्रभाव से घबराई बीजेपी, यूपी में संजीव बालियान समेत जाट नेताओं को मैदान में उतारा। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने जिस तरह से किसान आंदोलन को जाटों के स्वाभिमान की लड़ाई में बदलने की कोशिश की, उससे अलर्ट हुई बीजेपी ने अपने सभी जाट चेहरों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। किसान आंदोलन के बहाने जिस तरह से विपक्ष ने पश्चिमी यूपी की 50 सीटों पर असर रखने वाले जाटों के बीच पैठ बनाने की कोशिश की है, उससे बीजेपी की परेशानी बढ़ रही है। इसी को देखते हुए नई रणनीति पर काम शुरू हो गया है। पश्चिम यूपी में जाटों के बीच जनसंपर्क अभियान की कमान केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान को सौंपा गया है। खास बात है कि जाटों को जिस खाप के संजीव बालियान है, उसी खाप से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान के आवास पर पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं की बैठक की। इस बैठक में कहा गया कि किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष राजनीतिक हित साधने में जुटा है, गाँव-गाँव जाकर कृषि कानून के फायदे बताएंगे। पिछले कुछ चुनावों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बीजेपी को वोट देते आए हैं और अब किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष जाटों को पार्टी के खिलाफ भड़काने में जुटा है। ऐसे में जाटों के बीच जाकर यह बताना होगा कि ना नए कानून किसानों के खिलाफ हैं और ना ही पार्टी किसान हितों के खिलाफ है। पश्चिमी यूपी की सभी खापों में बीजेपी पंचायतों के जरिए जनसंपर्क अभियान चलाएगी। बालियान के घर हुई बैठक में बीजेपी के उत्तर प्रदेश सह प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव सत्या कुमार, उत्तर प्रदेश के सह संगठन मंत्री करमवीर सहित सभी पश्चिमी यूपी के सभी प्रमुख विधायक शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यह भी कहा गया कि जगह जगह पंचायतों के जरिए राकेश टिकैत जाटों का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं को इस बारे में सोचना होगा। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष की साजिशों से पार्टी नेताओं को सावधान किया है। इसी कड़ी में आज की बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों के बीच व्यापक जनसंपर्क की रणनीति बनाई गई है। बीजेपी के सभी सांसद, विधायक और मंत्री जनसंपर्क अभियान तेज करेंगे। जाटों और किसानों को नए कृषि कानूनों के फायदे गिनाए जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए कल देश भर में रेल रोकेंगे किसान। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने कल यानी 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। कल दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक किसान देश भर में रेल रोकेंगे। सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसान नेता मंजीत सिंह धनेहर ने कहा कि जो किसान टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, उनकी रेल रोकने की ड्यूटी नहीं है। जो गाँव के लोग हैं वो रेल रोकेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान मंजीत सिंह धनेर से जब पूछा गया कि क्या संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़ा कोई किसान नेता रेल रोको आंदोलन में हिस्सा लेगा, इस सवाल के जवाब में मंजीत सिंह ने कहा कि किसान नेताओं को तो जाना चाहिए। बोलने के लिए नेता रेल रोको आंदोलन में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन रेल रोको आंदोलन में वही
वहीं के लोग मौजूद रहेंगे जहां रेल रोकी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब 6 फरवरी को चक्का जाम किया गया था तब दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को छूट दी गई थी, लेकिन इस बार रेल रोको आंदोलन पूरे देश में चलाया जाएगा। किसानों के रेल रोको आंदोलन का मकसद सरकार पर दबाव बनाना है। किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले और एमएसपी पर गारंटी कानून बनाए। सरकार के साथ किसान नेताओं की 11वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। सरकार ने किसान यूनियनों को नए कृषि कानूनों के अमल पर 18 महीने तक रोक लगाने का प्रस्ताव और इसके अलावा उनकी मांगों का हल तलाशने के लिए एक कमेटी का भी सुझाव दिया था, लेकिन आंदोलनकारी किसान संगठन तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार पर दबाव बनाने के लिए रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जाट बाहुल्य इलाकों में खतरे में बीजेपी, शुरू हुआ मिशन डैमेज कंट्रोल। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 3 महीनों से चल रहे किसान आंदोलनों और उसके राजनीतिक प्रभावों पर बीजेपी में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हालांकि बीजेपी के शीर्षस्थ नेता शुरू से ही इसे पंजाब केंद्रित बताते आ रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी की घटना और हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरणों के बीच आंदोलन के बदलते स्वरूप को देखते हुए बीजेपी ने भी नए सिरे से किलेबंदी की कवायद शुरू कर दी है और इस कवायद के केंद्र में है वो 40 लोकसभा सीटें जिन्हें परंपरागत तौर पर जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। ये सीटें हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और कुछ हद तक राजस्थान में भी फैली है और जिनके बारे में कहा जाता है कि जाट मतदाता जिस करवट बैठता है जीत उसी को होती है। बीजेपी की नई किलेबंदी। कृषि संबंधी 3 विधेयकों का पंजाब में विरोध शुरू होने के बाद से केंद्र और बीजेपी के नेता लगातार यही कहते या दावा करते आ रहे थे कि सारे विरोध का केंद्र पंजाब ही है और बाकी अन्य राज्यों में कोई विरोध नहीं है। पिछले वर्ष सितंबर से केंद्र जिन किसान यूनियनों से बातचीत कर रही है उनमें भी अधिकांश पंजाब से ही जुड़े हुए हैं। हालांकि राजनीतिक दखल के बाद से इस आंदोलन का विस्तार हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में भी दिखाई दे रहा था, लेकिन दबदबा फिर भी पंजाब के ही किसान यूनियनों का ही था। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के शुरुआती आकलन के मुताबिक पंजाब में चूंकि राजनीतिक लड़ाई मूलतः अकाली दल और कांग्रेस के बीच ही है, लिहाजा कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पंजाब में बीजेपी का बहुत कुछ राजनीतिक दांव पर लगा भी नहीं था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पुंडुचेरी में बोले राहुल, पिता के जाने का दर्द बहुत, लेकिन मैंने दोषियों को माफ कर दिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि 1991 में अपने पिता राजीव गांधी की हत्या से उन्हें काफी दुख हुआ था, लेकिन इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के प्रति उनके मन में कोई नफरत या गुस्सा नहीं है। राहुल यहाँ एक राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्राओं के साथ बातचीत कर रहे थे। उसी क्रम में एक विद्यार्थी ने उनसे सवाल किया, लिट्टे ने आपके पिता की जान ले ली थी, इन लोगों के बारे में आपकी क्या भावनाएं हैं? इसके जवाब में राहुल ने कहा कि हिंसा आपसे कुछ छीन नहीं सकती। उन्होंने कहा कि मुझे किसी के प्रति गुस्सा या नफरत नहीं है। निश्चित रूप से मैंने अपने पिता को खो दिया और यह मेरे लिए बहुत मुश्किल समय था। उन्होंने कहा यह किसी के दिल को अलग करने जैसा था। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन्होंने कहा, मुझे काफी दुख हुआ, लेकिन मुझे क्रोध नहीं है, मुझे कोई नफरत या क्रोध नहीं है, मैंने माफ कर दिया। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि हिंसा आपसे कुछ छीन नहीं सकती, मेरे पिता मुझ में जीवित हैं, मेरे पिता मेरे जरिए बात कर रहे हैं। गांधी ने मछुआरा समुदाय के लोगों के साथ संवाद करने के बाद भारती दासन राजकीय महिला विद्यालय की छात्राओं के साथ बातचीत की। ज्यादातर दलों ने राजीव गांधी हत्या मामले के 7 दोषियों की रिहाई का समर्थन किया है, लेकिन तमिलनाडु कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। एक महिला आत्मघाती हमलावर ने 21 मई 1991 को एक चुनाव रैली में राजीव गांधी की चेन्नई के पास श्री पेरबुंदूर में हत्या कर दी थी। प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख के एस आलागिरी ने कुछ महीने पहले कहा था कि अगर राजीव गांधी हत्या मामले के दोषियों को रिहा कर दिया जाएगा तो 25 साल से अधिक समय जेल में बिताने वाले हत्या के सभी दोषियों की रिहाई की मांग उठेगी। तमिलनाडु सरकार ने 2018 में दोषियों को रिहा करने की राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से सिफारिश की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों पर विरोध के बीच निकाय चुनाव में बीजेपी को झटका, कांग्रेस को छप्पर फाड़ वोट। जी हां दोस्तों, पंजाब में 117 शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। कृषि कानूनों के विरोध के बीच हुए चुनाव में कांग्रेस को बम्पर को फायदा होता नजर आ रहा है। अभी तक आए नतीजों के मुताबिक कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, वहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के लिए पंजाब शहरी निकाय चुनाव के नतीजे हैरान करने वाले हैं। कुछ एक निकायों में तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो रही है। इस चुनाव में कुल 2252 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। वोटों की गिनती के लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बूथ कैप्चरिंग और झड़प के आरोपों के बीच राज्य में 14 फरवरी को 29,15,280 मतदाताओं के मत डालने के साथ 71.39% मतदान हुआ था।
अमृतसर में कांग्रेस ने 68 में से 40 वार्ड जीते। पंजाब निकाय चुनाव में अमृतसर जिले की 68 सीटों में 40 कांग्रेस ने, 25 अकाली दल ने और 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती। अभी बीजेपी और आप का खाता नहीं खुला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन की वजह से गिर जाएगी बीजेपी सरकार, देश में होंगे चुनाव, ओपी चौटाला। जी हां दोस्तों, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीम ओपी चौटाला मंगलवार को जिंद पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र और हरियाणा की सरकार पर कई सियासी हमले किए। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी सरकार का पतन होगा और देश के अंतर मध्यावधि चुनाव होंगे। इस आंदोलन का असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा ही नहीं, संसद भी भंग होगी और आंदोलन के सुखद परिणाम आएंगे, क्योंकि जब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया गया तब ये 100 साल से भी ज्यादा चला था और उसके परिणाम बड़े सुखद आए थे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि किसानों ने सारी सुख सुविधाएं छोड़कर संघर्ष की जो राह पकड़ी, उससे समूचे देश का वातावरण बदल गया है। आंदोलन की वजह से पंजाब हरियाणा की कटुता प्रेम में बदल गई है। जो लोग जात पात का जहर फैलाते थे, आंदोलन के माध्यम से उनको तमाचा मारा गया है। किसान जात पात धर्म की दीवारों को तोड़कर सरकार का सुपड़ा साफ करने का निर्णय ले। सत्ता परिवर्तन आवश्यक है। इस समय जो माहौल देश में कायम है, उसके हिसाब से 5 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देश में मध्यावधि चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की हिम्मत व हौसले का परिणाम देखने को मिलेगा और देश में मध्यावधि चुनाव होंगे। सरकारों का पतन होगा। जब मध्यावधि चुनाव होंगे, आपके निर्णयों के अनुसार आपकी इच्छा से सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि सरकार आप बनाओगे, लेकिन सरकार बनने के बाद ऐसे निर्णय लेंगे कि भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। संघर्ष हमारे खून में है। चौटाला ने कहा कि दीन बंधु सर छोटू राम की जयंती पर किसानों को संबोधित करना सौभाग्य है। सर छोटू राम चौधरी, देवीलाल व चरण सिंह के नक्शे कदम पर चलो। उन्होंने कहा कि हमारा कोई व्यक्तिगत, राजनीतिक व आर्थिक स्वार्थ नहीं है और संघर्ष हमारे खून में है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के सपने को साकार करने के पक्ष में है। जो सरकार जिम्मेवारी निभाने में असमर्थ हो तो उस सरकार का पतन जरूरी है। वोट के माध्यम से ऐसी सरकारों का पतन किया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों का रेल रोको अभियान कल 12 से 4 बजे तक रहेगा, ट्रेनों का चक्का जाम। टिकैत ने गांव के किसानों से भी किया आह्वान। जी हां दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत अब ट्रेनों का चक्का जाम करेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि बृहस्पतिवार 18 फरवरी को देश के किसान ट्रेनों को रोककर सरकार को कड़ा संदेश देंगे। उन्होंने कहा कि ट्रेन रोको अभियान कल 12 बजे से 4 बजे तक रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि हम तो ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, अगर ट्रेन रोकेंगे तो संदेश देंगे कि ट्रेन चले। उन्होंने गांव के लोगों से भी इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया है। कहा कि गांव के लोग अपने हिसाब से रेल रोको अभियान का संचालन कर लेंगे। बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित खेड़ा बॉर्डर पर 11 फरवरी को आंदोलन स्थल पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से रेल रोको आंदोलन के आह्वान पर रणनीति बनाई गई थी। इसके साथ ही आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी को लेकर गाँव में जनसंपर्क भी किया था। वहीं पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पंजाब के बाद राजस्थान में शुरू हुए महापंचायतों के दौर में अब यहाँ आंदोलन पर बैठे किसानों ने भी महापंचायत की तैयारी शुरू कर दी है। पिछले कई महीनों से किसान तीनों कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से कानूनों को वापस करने की मांग कर रहे हैं। कई दौर की बात हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार कानूनों में संशोधन की बात पर डटे हुए हैं, तो वहीं किसान कानूनों की वापसी पर मांग अड़े हुए हैं। वहीं इससे पहले किसानों ने चक्का जाम किया था, तो वहीं इस बार रेल रोको अभियान का ऐलान किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने से चिंता, राहुल का ट्वीट। घोर लापरवाही बरत रही केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के वेरिएंट की एंट्री हो गई है, जिसके बाद एक बार फिर सतर्कता बढ़ने लगी है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। इंडिया टुडे की खबर को ट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार कोरोना के मामले में घोर लापरवाही बरत रही है और अति आत्मविश्वास दिखा रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको बता दें कि बीते दिन ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत में साउथ अफ्रीका, ब्राजील कोरोना वेरिएंट की एंट्री हो गई है। अभी भारत में दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट के 4 और ब्राजील वेरिएंट का 1 केस मिल चुके हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से वक्त वक्त पर कोरोना संकट को लेकर केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। वो चाहे वैक्सीनेशन का काम हो, लॉकडाउन के वक्त नियमों की बात हो या फिर केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल की बात हो, राहुल गांधी के निशाने पर मोदी सरकार रही है। अगर कोरोना वायरस संकट की बात करें तो ताज़ा वेरिएंट दक्षिण राज्यों से मिले हैं। बता दें कि इससे पहले भारत में कोरोना का यूके वेरिएंट भी मिल चुका था, हालांकि उस पर भी लगातार काबू पाने और ट्रैकिंग का काम जारी रहा है।
अब दक्षिण अफ्रीका ब्राजील का वेरिएंट मिलने के बाद कर्नाटक में सख्ती को बढ़ा दिया गया है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अफ्रीका ब्राजील से आने वाले लोगों का RT-PCR टेस्ट होना अब अनिवार्य है। साथ ही अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे 14 दिन क्वारंटीन में रहना होगा और उसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जब चीनी सेना घुसी ही नहीं तो फिर वापस क्यों जा रही? बीजेपी सांसद ने अपनी ही सरकार पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन को लेकर भारत सरकार की नीति पर सवाल उठाया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने विदेश मंत्रालय के पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा है कि जब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भारत की सीमा में आई ही नहीं तो फिर अब वापसी की बात कैसे की जा रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है, पहले को हल किया जाना चाहिए। पहले विदेश मंत्रालय ने कहा था कि चीनी सेना कभी LAC पार करके भारतीय क्षेत्र में नहीं आई थी। अब उसका कहना है यह सरकार की बड़ी कूटनीतिक और सैन्य जीत है। चीनी सेना ने भारतीय इलाके से वापसी शुरू कर दी है। क्या दोनों बातें शुरू हो सकती हैं? इससे पहले 15 फरवरी को भी सुब्रमण्यम स्वामी ने पैंगोंग लेक पर तनाव खत्म करने को लेकर हुए करार से जुड़ी खबर शेयर करते हुए टिप्पणी की थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा था कि भारत और चीन ने अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में वापस आने की सहमति जताई है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा था, यह नोट करने की बात है कि देपसांग पर अब भी कोई फैसला नहीं हुआ है, जबकि पैंगोंग लेक पर हम अपनी स्थिति से पीछे हटे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की टिप्पणी इसलिए भी अहम थी क्योंकि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी ऐसा आरोप सरकार पर लगाते हुए कहा था कि उसने पैंगोंग लेक में खुद पीछे हटने का फैसला लिया है। सुब्रमण्यम स्वामी चीनी सीमा से जुड़े मसले पर अक्सर टिप्पणियां करते रहे हैं। कई बार उनकी राय सरकार के पक्ष में अलग रही है और असहज करने वाली रही है। माना जाता है कि सरकार और बीजेपी नेतृत्व से उनके संबंध सहज नहीं है। इससे पहले भी वह आर्थिक मसलों समेत कई मामलों पर सरकार से अलग राय रख चुके हैं। हालांकि सरकार या फिर बीजेपी लीडरशिप की ओर से उनकी टिप्पणियों पर कभी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ परिवाद दाखिल। जहां दोस्तों कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी पर टिप्पणी करने को लेकर मनोज तिवारी के खिलाफ बनारस में अदालत में एक परिवाद दाखिल किया गया है। यह परिवाद CJM कोर्ट में किया गया है। कांग्रेस नेता अशोक सिंह, राघवेंद्र चौबे और राजेश गुप्ता की ओर से अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार पंडित ने इसको दाखिल किया है। सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी को चीन का एजेंट बताया था, जिसके बाद अब उनको ये बड़ा झटका लगा है और अदालत ने इसे परिवाद के रूप में दर्ज करते हुए परिवादी को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान के लिए 26 फरवरी की तिथि नियत की है। परिवाद में कहा गया है कि बीती 15 फरवरी को शिवपुर के एक आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये विवादित और अपमानजनक टिप्पणी की थी। ऐसे में उन्हें तलब कर दंडित किया जाए। तो दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर बनारस से आ रही है, जहां पर भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में लिखिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा की बढ़ सकती है मुश्किलें, पश्चिम बंगाल में भी महापंचायत करेंगे किसान नेता। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के बीच किसान नेताओं ने मंगलवार को कहा कि वो चुनावी प्रदेश पश्चिम बंगाल में भी सभाएं करेंगे। ऐसे में भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं एक किसान नेता ने संकेत दिया कि वो जनता से ऐसे लोगों को वोट नहीं देने को कहेंगे जो हमारी आजीविका छीन रहे हैं। किसान नेताओं ने यहां गढ़ी सांपला में किसान महापंचायत से इतर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि कई अन्य राज्यों की तरह वो जल्दी ही पश्चिम बंगाल का दौरा भी करेंगे। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने एक सवाल के जवाब में कहा, हम पूरे देश का दौरा करेंगे, हम पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। पश्चिम बंगाल में भी किसान समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें अपनी फसलों के लिए अच्छी कीमतें नहीं मिल रही हैं। उन्होंने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा, हम देश भर में पंचायतों का आयोजन करेंगे, हम गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य स्थानों पर जाएंगे, हम पश्चिम बंगाल जाएंगे और वहां भी एक बड़ी सभा करेंगे। पश्चिम बंगाल के किसान राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र के साथ कुछ समस्याओं का सामना कर रहा है, हम वहां भी एक पंचायत आयोजित करेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या यात्रा पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ी होगी, इस पर टिकैत ने संवाददाताओं से कहा कि ये मामला नहीं है, हम किसानों के मुद्दों को लेकर वहां जाएंगे। हालांकि हरियाणा BKU के प्रमुख ने महापंचायत को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की है कि वे पंचायत से संसद तक के चुनाव में ऐसे किसी व्यक्ति को वोट नहीं दें जो प्रदर्शनकारी किसानों की मदद नहीं करते हैं और उनके आंदोलन को समर्थन नहीं देते। बाद में टिकैत और कुछ अन्य किसान नेताओं के साथ पत्रकारों से बातचीत करते हुए चूढ़नी ने कहा कि जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, अगर भाजपा के लोग हार जाते हैं तभी हमारा आंदोलन सफल होगा। पश्चिम बंगाल में भी लोग कृषि पर निर्भर हैं, हम वहां जाएंगे और किसानों से आग्रह करेंगे कि वो उन्हें वोट नहीं दें जो हमारी आजीविका छीन रहे हैं।
टिकैत ने कहा कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे 40 नेता पूरे देश का दौरा करेंगे ताकि आंदोलन को समर्थन मिले। और इसी के साथ ये कहा गया कि हमें तब तक लड़ना है जब तक हमें अपने अधिकार नहीं प्राप्त हो जाते, भले ही इसका मतलब अंतिम सांस तक लड़ना क्यों ना हो। इससे पहले टिकैत पंजाब से बीकेयू नेता बलवीर सिंह राजेवाल सहित अन्य किसान नेताओं ने गढ़ी सांपला में सर छोटू राम को श्रद्धांजलि दी। तो दोस्तों, बंगाल चुनाव में बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को किसान आंदोलन से हो सकता है और अब किसान दिल्ली और अन्य राज्यों के बाद बंगाल भी पहुंचने वाले हैं और लोगों से ऐसे नेताओं को वोट ना करने की अपील करने वाले हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन पर कोर्ट बोला, असंतुष्टों को खामोश करने के लिए राजद्रोह का कानून नहीं लगा सकते। जी हां दोस्तों, दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि उपद्रवियों का मुंह बंद करने के बहाने असंतुष्टों को खामोश करने के लिए राजद्रोह का कानून नहीं लगाया जा सकता। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।